यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है, चैप्टर नंबर 9 हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो उसको फिनिश करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर हम लगाए थे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर, और जिसके अंदर हम लोगों ने जो है पढ़ा था सारा बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। तो वहां पे हम लोगों ने बेसिक जो है पहले पढ़ लिया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, वो हमने पढ़ा। फिर स्वॉट एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा। फिर हमने कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ा था। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो है उसके फीचर पढ़ लिए, उसके इंपॉर्टेंस पढ़ लिया था, ये हमारा हो गया। फिर हम लोगों ने जो है वो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है और मैक्रो क्या है, ठीक है, ये आपके दोनों के दोनों किसके, एक्सटर्नल के। और हमने जो है इंटर एनवायरनमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये सब टॉपिक जो है वो हमारे हो गए हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए थे, 5 एलिमेंट। फिर मैक्रो एनवायरनमेंट के भी जो एलिमेंट्स थे हमने इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, ये भी हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में एक आखिरी टॉपिक आपका और पेंडिंग रह गया, जिसका नाम जो है वो है आपका एलपीजी पॉलिसी। तो जो अपने इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए थे, तो उसके बारे में अब टॉपिक जो है वो आता है। अब आ जाओ हम स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो 1991 से जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए, 1991 से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए, आज उसके बारे में अपने को जो है वो चर्चा करनी है कि भाई आखिर सबसे मेन बात तो यह है इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, पहले तो ये समझना। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमने 1991 से हमने स्टार्ट करे, उसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, रीजन क्या था जिस वजह से अपने को इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है करने पड़े, उसकी पूरी कहानी हम लोग जो है वो आज की डेट में जो है पढ़ेंगे। तो आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो ये एकेडमिक तो है इंपॉर्टेंट, मतलब ये पेपर में यहां से क्वेश्चन बन सकता है एलपीजी में से, तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और साथ में इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए भी। कल को आप भी जाके पढ़ाओगे तो आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि 1991 से बहुत ज्यादा ड्रास्टिक जो है वो अपने इंडिया के अंदर क्या हुआ, चेंज हुआ। तो आखिर वो चेंज की नीड क्या थी, क्यों जरूरत महसूस हुई कि अपने को जो है वो इंडिया में क्या करना है, ये चेंज लेके आना है। तो उसके लिए बेसिकली अपने को जो है वो हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक इकोनॉमिक रिफॉर्म का। ओके जी सर, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दो। अगर आप लोग भी एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच है। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग आपको जो 100 मार्क्स का अपना कॉमर्स का पेपर आएगा, उसकी आपको कोचिंग प्रोवाइड करवाएंगे। उसके अंदर आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे हर एक टॉपिक के, प्लस में आपको स्टडी मेट मिलेगा और पीडीएफ फॉर्म के अंदर, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो एक बार थोड़ा सा देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। पहले नाम पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब इकोनॉमी के अंदर जो है आपने क्या किया, रिफॉर्म किया। रिफॉर्म बोलते हो क्या, सुधार। कुछ भी आपने क्या किया, सुधार किया। कहां पे किया, इकोनॉमी के अंदर। तो अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी सुधार किया गया उनको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब यहां पे क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। कब से इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस बोले तो कब से, 1991 से, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या इसी को बोलते हैं चेंजिंग सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो बोलता है यहां पे देखो, ध्यान देना, बोलते हैं जो प्रोसेस है इकोनॉमिक रिफॉर्म का वो स्टार्ट हुआ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991। तो बोलते हैं 1991 के अंदर जो है गवर्नमेंट ने जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के प्रोसेस को क्या किया, स्टार्ट किया, फॉर टेकिंग द कंट्री आउट द इकोनॉमिक डिफिकल्टी। क्यों किया, सुधार इसलिए किया क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो क्या हो गई थी, वो इकोनॉमिक डिफिकल्टी के अंदर थी। दैट मींस कि हमको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी। उस समस्या का सुलझान करने के लिए हमारी कंट्री ने जो है वो क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो क्या किया, स्टार्ट किया। एंड सेकंड इज द स्पीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और कंट्री के अंदर क्या करने के लिए, डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए जो है अपने इंडिया के अंदर जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म को स्टार्ट किया गया। द सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो क्या थे, वो था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये 3 मेन जो है वो चीजें थी जो अपने को लेके आती। अल्टीमेट एम जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म का वो था ग्लोबलाइजेशन करना। बोले तो इंडिया को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करना, जोड़ना। इंडिया को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करना, कनेक्ट करना। ये हमारा मेन एम था इकोनॉमिक रिफॉर्म का। लेकिन उसके लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन भी किया गया। अभी आपको कुछ ज्यादा खास समझ में नहीं आया, बस आपको इतना पता चला होगा कि भाई 1991 के अंदर जो है वो रिफॉर्म जो है वो क्या हुए थे, स्टार्ट हुए थे। क्यों स्टार्ट हुए, उसके 2 रीजन थे। एक रीजन तो ये था कि हमारी कंट्री जो है इकोनॉमिक डिफिकल्टी से गुजर रही थी, तो अपनी कंट्री को इकोनॉमिक डिफिकल्टी से बाहर निकालना था। और दूसरा ये हमारा जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था वो बहुत ही स्लो चल रहा था, अपने को डेवलपमेंट के प्रोसेस को बढ़ाना था, तो स्पीड अप करनी थी डेवलपमेंट फेज को। तो उसके लिए अपने इंडिया के अंदर जो है वो 1991 के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स क्या हुए, स्टार्ट हुए। तो ये सब टॉपिक अपने को पढ़ना है। बट एक बार आपको ये स्टार्ट करने के लिए मैं पहले आपको बैक फ्लैश में लेके जाता हूं कि आखिर इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या पड़ी। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नोटिंग भी कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, आगे आपको लाइफ लॉन्ग जो है ये चीज काम आएगी।
इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एक एक करके मैं बात को क्लियर करते जाऊंगा तो आपके माइंड में पूरा पिक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। तो सीक्वेंस के अंदर पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसको और किस नाम से पुकारा जाता है, पहला तो ये, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म को हम पॉलिसी शिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिसी शिफ्ट, या इसको अल्टरनेट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भी बोला जाता है। तो पहले तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म का अदर नेम क्या है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के अदर नेम जो है वो क्या क्या है, या तो इकोनॉमिक रिफॉर्म को पॉलिसी शिफ्ट भी बोला जा सकता है, या इसको अल्टरनेट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। बात खत्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म है क्या? इकोनॉमिक रिफॉर्म एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। और अगर ये प्रोसेस है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको? स्टेप्स मिलेंगे, है या नहीं है? यस, इकोनॉमिक रिफॉर्म एक प्रोसेस है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, अपने रोल को जो है वो क्या करेगी, कम करेगी, और प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो क्या होगा, बढ़ेगा। जनरली यही देखा जाता है, इकोनॉमी के अंदर जब भी सुधार हुआ तो गवर्नमेंट का जो रोल है वो क्या होगा, डिक्लाइन, और जो प्राइवेट पीपल हैं इनका रोल क्या होगा, बढ़ेगा। तो बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म डिनोट ए प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर एक गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब डिक्लाइनिंग रोल, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, बताएगी डिक्लाइनिंग रोल ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट बोलेगी हमारा रोल जो है वो अब क्या है, कम है, एंड एक्सपेंडिंग रोल फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन एन इकोनॉमी, और प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो क्या है, ज्यादा है। तो सबसे पहले तो इतना सा समझ लो, इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसको पॉलिसी शिफ्ट बोला जाता है, जिसको अल्टरनेट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भी बोला जाता है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म एक प्रोसेस है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, प्रिस्क्राइब करती है डिक्लाइनिंग रोल ऑफ द स्टेट, जिसके अंदर गवर्नमेंट ये बोलती है कि अब हम सुधार कर रहे हैं, तो अब हम जो है वो फ्रंट एंड से हट रहे हैं। दैट मींस कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अब हमारा जो मेन जो रोल है वो फैसिलिटेटर का रहेगा, हम आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे बट काम आप कीजिए। दैट मींस प्राइवेट सेक्टर वाले को जो है मेन अथॉरिटी मिलेगा, तो गवर्नमेंट का रोल कम हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, अब क्या हुआ, जुलाई 23, 1991 को इंडिया ने जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म के प्रोसेस को जो है वो क्या कर दिया, लॉन्च किया। कब किया? जुलाई 23, 1991। ये आपको लर्न करके जाना पड़ेगा कि ऑन जुलाई 23, 1991 को जो है इंडिया ने लॉन्च कर दिया एक प्रोसेस, इंडिया ने लॉन्च कर दिया एक प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू। क्यों किया? क्योंकि दो दिक्कतें थी, एक तो था फिस्कल क्राइसिस, पढ़ेंगे इसके बारे में, और एक तो बीओपी क्राइसिस। तो अपने यहां पे एक तो फिस्कल क्राइसिस था। फिस्कल क्राइसिस वैसे आपको मैंने बताया भी है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, फिस्कल क्राइसिस का मतलब जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो, ज्यादा, और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो क्या हो, कम। मतलब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो रहा है और कमाई कम हो रही है, तो उसकी वजह से जो दिक्कत आती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिस्कल क्राइसिस। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कंट्री के अंदर स्टार्ट करे उसके पीछे के दो मेन रीजन थे, एक तो था आपका फिस्कल क्राइसिस था, और एक था बीओपी क्राइसिस। बीओपी बोलते बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसके अंदर, जिसका मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन करेंसी है उसका इनफ्लो जो है वो तो क्या है जी, कम है, और फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बीओपी क्राइसिस। तो बेसिकली जुलाई 23, 1991 को इंडिया ने जो है वो लॉन्च किया एक प्रोसेस, किसका, इकोनॉमिक रिफॉर्म का। क्यों किया? इन रिस्पॉन्स, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो दो तरह के क्राइसिस चल रहे थे, एक था फिस्कल क्राइसिस, कौन सा, फिस्कल, और एक था कौन सा, बीओपी क्राइसिस। तो फिस्कल क्राइसिस और बीओपी क्राइसिस फिस्कल क्राइसिस और बीओपी जो क्राइसिस था, इसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म के प्रोसेस को क्या किया, स्टार्ट किया। ओके, अब इससे भी पहले 1991 से एक बार पहले चलते हैं। भाई सुधार, जनरली सभी लोग ये बोलते हैं कि सुधार जो 91 के अंदर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो कंट्री को सुधार करने के लिए 1980 के अंदर जो है सुधार करना स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअल के अंदर रिफॉर्म जो है वो स्टार्ट हुए थे 1980 के अंदर, लेकिन वो सुधार ज्यादा काम के नहीं थे, वो करने तो सुधार चले थे, लेकिन उस सुधार की जगह बिगाड़ हो गया, तो गवर्नमेंट और भी जो है वो मारी गई वहां पे। आइए एक बार समझते हैं। बोलते बैक इन 1980, अगर 1980 के दौरान दशक की अगर बात करते हैं, तो गवर्नमेंट हैड टेकन द फर्स्ट स्टेप, तो गवर्नमेंट ने वहां पे जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म का पहला स्टेप जो है वो उठाया था। तो गवर्नमेंट ने पहली बात तो ये, इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है, लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि 1981 से स्टार्ट हुआ, बट एक्चुअलिटी के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म अपने इंडिया के अंदर जो है, जो 1981 में स्टार्ट हुआ, दीज आर द ओब्लिगेटरी रिफॉर्म। ये वो रिफॉर्म थे, ये वो सुधार थे जो आपको करने पड़े, लेकिन एक्चुअल में सुधार 1980 से स्टार्ट हो गया था, और 1980 में जो सुधार था उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वॉलंटरी रिफॉर्म, जो हमने अपनी इच्छा से करे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने देश को सुधार करने के लिए खुद की इच्छा से जो रिफॉर्म किया, सुधार किया, वो है वॉलंटरी रिफॉर्म, जो 1980 में स्टार्ट हो गया था। लेकिन 1981 में जो सुधार करना पड़ा, वो करना पड़ा, वो ओब्लिगेटरी रिफॉर्म था, समझना।
बोलता है मिड 1980 की अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने जो है वो पहला स्टेप उठाया है इकोनॉमिक रिफॉर्म का। लेकिन ये जो सुधार थे, ये जो रिफॉर्म किया गया, ये लिमिटेड डीरेगुलेशन था। इसमें जो है मतलब हमने जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था उसको थोड़ा सा ही जो है वो क्या किया, कम किया, एंड पार्शियल लिबरलाइजेशन, और गवर्नमेंट ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो पार्शियली जो है वो क्या किया था, हटाया था। इसलिए इनका इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ा ऑफ ओनली फ्यू एस्पेक्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कंट्रोल डिजाइन। बट जो रिफॉर्म 1990 से स्टार्ट हुए तो मतलब 1980 में भी सुधार हो गया था, लेकिन 1980 के सुधार किसी को मालूम नहीं है क्योंकि उनका इंपैक्ट ही नहीं पड़ा। क्योंकि वो 1980 के सुधार कैसे थे, जिसमें गवर्नमेंट ने जो है लिमिटेड डीरेगुलेशन किया। डीरेगुलेशन का मतलब देखो, रेगुलेशन मतलब जब गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, रेगुलेटरी जो है अथॉरिटी अपॉइंट करते हैं, या गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, जब रेगुलेशंस बनाते, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेगुलेशन। और जब गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को कम कर दे तो उसको बोलते हैं डीरेगुलेशन। क्या बोलेंगे, डीरेगुलेशन। तो जब 1980 की बात करते हैं तो 1980 तक गवर्नमेंट ने जो है वो रेगुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे इंडस्ट्री के ऊपर। तो गवर्नमेंट को लगा कि हाँ यार, हमने तो बहुत ज्यादा ये बढ़ा दिया है, तो एक काम करते चलो इसको थोड़ा सा डीरेगुलेट करते हैं। बट गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत ही डीरेगुलेट किया, और वो मिनिमम था डीरेगुलेशन था उसका। सोचा तो गवर्नमेंट ने ये था कि बहुत सुधार हो जाएगा इससे कंट्री के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बोलता है कि ये जो रिफॉर्म 1980 में स्टार्ट हुए वो कैसे थे, लिमिटेड डीरेगुलेशन टाइप के थे एंड पार्शियल लिबरलाइजेशन थे। ओके, लेकिन जो 1990 में सुधार हुआ, जो 1991 से जो लागू हो गए थे, इन द फील्ड ऑफ द इंडस्ट्री, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड लेटर टू इंक्लूड एग्रीकल्चर वर मेड ऑफ वाइडर एंड डीपर। लेकिन जो 1990 से जो सुधार स्टार्ट हुए वो कैसे, वो बहुत ही वाइडर थे और बहुत ही उनका जो इंपैक्ट था बहुत ही डीपर था। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई सुधार ठीक है, आपने ये बोल दिया 1980 में सुधार हुआ और फिर 1990 में। अब 1980 वाला तो सुधार समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, गवर्नमेंट अपनी इच्छा से जो है वो क्या किया, देश को सुधारने का बीड़ा उठा लिया, और गवर्नमेंट बोली कि चलो हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। बट 1990 का जो रिफॉर्म हुआ उसके पीछे का रीजन क्या था, तो आखिर रिफॉर्म करना क्यों पड़ा? जब 80 में सुधार कर लिया था तो 90 में क्यों सुधार करना पड़ा? तो उसके पीछे का पंगा पूरा का पूरा आइए समझते हैं। पंगा क्या है बोले तो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने ही क्यों पड़े। तो अपने इंडिया में जैसे कि आपको मालूम होगा कि पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, ठीक है, और अब आपको मालूम होगा पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई है। पीएम मोदी जब अपने प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बोला कि यार ये जो हर 5-5 साल के लिए जो आप ये बना रहे हो ना, तो इस सिस्टम को क्या करो, बंद करो। तो अपने इंडिया के अंदर जो है अब तक 13 5 ईयर प्लान जो है आए हुए थे, और उसके बाद ये 13 जो 13 5 ईयर प्लान था वो था आपका 2012 से लेके 2017 तक का। ओके, तो 17 के बाद में जो अपने इंडिया के अंदर जो है वो प्लानिंग का प्रोसेस पूरी तरह से चेंज हो गया। अब अपनी कंट्री में जो है देश की प्लानिंग के लिए पंचवर्षीय योजना नहीं चलती है। अब अपनी कंट्री के अंदर 15 साल का जो है वो विजन स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई है, ठीक है। उसकी बात कभी और करेंगे, अभी आज तो उसका कोई वो नहीं है। मेन बात मैं आपको एक थोड़ा सा बस बताना चाह रहा था कि इंडिया के अंदर जो है हम लोग ना प्लानिंग करते हैं, ओके, और प्लानिंग का काम जो है पहले प्लानिंग कमीशन को था और अब उसका नाम चेंज करके क्या करते हैं, नीति आयोग। तो देश के अंदर देश के लिए प्लानिंग करने की जिम्मेदारी जो है वो किसके, नीति आयोग का, जो पहले जिसका नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन। ओके, अब प्लानिंग कमीशन ने जो है वो 7वां 5th 5 ईयर प्लान जो है वो जारी किया था। तो 7वां जो प्लान था वो जारी कब हुआ, 1985 से लेके 1990 वाला, ठीक है। और इस 5 ईयर प्लान के अंदर जो है वो ये कदम उठाए गए कि हम लोग इंडस्ट्री को थोड़ा सा क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। डेट मींस इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट जो रेगुलेशंस लगा रही है उनको थोड़ा सा क्या करेंगे, उनको डी कंट्रोल करेंगे। तो बोलते हैं जो 7th 5 ईयर प्लान था 1985 से 1990 वाला, इसमें रिलैक्सेशन ऑफ द मार्केट रेगुलेशन किया गया विद हाई एक्सटर्नल बोरोइंग। अब हमने ये बोला कि हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट रेगुलेशन जो है उसको क्या करेंगे, थोड़ा रिलैक्स कर देंगे। मतलब गवर्नमेंट बोले कि हम अपने कंट्रोल को अब थोड़ा सा जो है वो क्या करेंगे, कंट्रोल को कम करेंगे। उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, बाहर से बहुत सारा पैसा जो है वो क्या किया, उधार लिया, ताकि गवर्नमेंट के मन में ये था कि हम क्या करते हैं, बाहर से बहुत सारा पैसा उधार ले लेते हैं और बाहर से बहुत सारी मशीनरी को यूज कर जो है उधार ले लेते हैं। उससे क्या होगा, देश के अंदर जब पैसा आ जाएगा और देश के अंदर जब कैपिटल गुड्स आ जाएगी तो हम इंडिया में प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन कर करके बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट तो ये सोचा था 1980 के दौरान जो है इंडियन गवर्नमेंट ने यही सोचा कि हम लोग एक काम करते हैं, हैवी एक्सटर्नल बोरोइंग करते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट। अब बोरोइंग करेंगे जिससे अपने कंट्री के अंदर क्या आएगी, कैपिटल गुड्स आएगी, और जब कैपिटल गुड्स आएगी तो हम अच्छा सा काम करेंगे, बढ़िया बढ़िया सामान बनाएंगे और सामान बना के बाहर वालों को बेचेंगे, जिससे क्या होगा, बाहर से फॉरेन करेंसी हमारे पास में आएगी, तो हमारा काम बहुत बढ़िया चल जाएगा, इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। गवर्नमेंट ने सोचा तो ऐसा। लेकिन अकेली कैपिटल गुड्स मंगा के क्या होगा, जब आपके पास में यहाँ पे मैन पावर जो है वो ज्यादा काम की नहीं है। तो आप बात समझिएगा कि आपने ठीक है मशीनें तो बड़ी बड़ी मंगा ली, लेकिन उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए अगर मान लो कोई है ही नहीं आपके पास में, या आप उस लेवल की चीजें ही नहीं बना पा रहे हो कि जो फॉरेन मार्केट में जाके कंपीट कर पाए, तो क्या आपके सामान की वैल्यू होगी या नहीं होगी, सर नहीं होगी। और अगर आपके सामान की डिमांड ही नहीं होगी तो क्या प्रोडक्शन करने का कोई फायदा है या नहीं है, नहीं है। लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए जो मशीन आपने पहले से परचेज कर लिया था,
क्या अब उसके ऊपर आपको आज भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो सुधार तो किया हमने, कुछ कदम तो उठाए थे सुधार के लिए, लेकिन वो बिगाड़ हो गया। सोचा तो ये था बाहर से कैपिटल गुड्स को मंगवाते हैं, उससे कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन करके वो जो सामान बनेगा उसको बाहर बेचेंगे, लेकिन वो बिका ही नहीं। तो उससे नुकसान हो गया कि जो उन कैपिटल गुड्स को मंगवाने के लिए पैसा उधार लिया उसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ रहा है। तो अब क्या हुआ, जो 5 और 5 ईयर प्लान था इसमें जो है वो क्या किया, मार्केट को थोड़ा सा डीरेगुलेट किया और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हैवी एक्सटर्नल बोरोविंग किया टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट। बट इससे फॉरेन इंडेप्टनेस जो है, मतलब फॉरेन लोन जो थे वो आपके क्या हो गए, बढ़ गए, जिसकी वजह से जो है बहुत सारा पैसा ब्याज के तौर पे जो है वो बाहर जाने लगा, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी का जब आउटफ्लो ज्यादा होता है और इनफ्लो कम है तो उसकी वजह से क्राइसिस होता है, जिसको बोलते हैं बीओपी क्राइसिस। तो उस इंडेप्टनेस की वजह से जो है अपनी कंट्री के अंदर क्या शुरू हो गया, बीओपी क्राइसिस हुआ। और ये एक तो वैसे ही हम मारे मारे फिर रहे थे, बीओपी क्राइसिस हो गया भाई, बहुत ज्यादा अपने को जो है फॉरेन करेंसी का जो है वो आउटफ्लो हो रहा था, बाहर जा रहा है पैसा। फिर कंट्री थोड़ा सोच रही थी, अभी देश जो सोच रहा था उस टाइम नरसिम्हा राव की सरकार थी, ठीक है, तो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की कमेटी जो है अभी काम कर ही रही थी कि यार चलो कुछ ना कुछ सुधार करेंगे। उतने ही जो है वो 1990 के अंदर जो है वो गल्फ वार हो गया और इराक सुना होगा आपने, इराक ने जो है वो कुवैत के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। अब इराक ने जब कुवैत पे हमला किया तो कुवैत रोने लगा कि भाई ये क्या कर दिया मेरे साथ में। तो इराक ने जो कुवैत पे हमला किया तो यूएस से हो गया और बहुत सारे जो है वो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो कुवैत के साथ में आई और उन्होंने इराक के ऊपर हमला कर दिया बदले में। तो मतलब पहले इराक ने सोचा कि मैं कुवैत को क्या कर लूंगा, अपने कब्जे में ले लेता हूं। तो कुवैत के अंदर बहुत सारे जो है वो तेल के कुएं थे, तो उसको ये लगा कि यार मैं इसको कब्जे में ले लूंगा तो मेरा वर्थ और ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कुवैत के सपोर्ट में और कंट्रीज आई और उन्होंने बदले में जो है वो इराक को क्या कर दिया, इराक को पीटना शुरू किया। अब जो अपने इंडिया में कच्चा तेल जो आ रहा था वो कहां से आएगा, क्रूड ऑयल, वो तो भाई सारा गल्फ कंट्री से ही आता है या नहीं है जी। तो उसकी वजह से जब वहां से अब वो तेल आ रहा था अब वो महंगा हो गया, क्योंकि वहां तो वैसे ही डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई उस कंट्री में। अब उसकी वजह से दो नेगेटिव इंपैक्ट हुए। जब गल्फ वार हुआ, इंडिया का गल्फ वार में कोई रोल नहीं था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट दूर थी, क्योंकि कुवैत के साथ 35 कंट्री आई थी, 35 कंट्रीज जो है इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया। 35 कंट्री ने मिलकर के इराक के ऊपर जो है वो क्या कर दिया था, हमला कर दिया था कुवैत के साथ में मिलकर के, और इराक जो इराकीस कुवैत में घुस गए थे उनको भगा दिया था। ओके, अब क्वेश्चन जो है वो यहां पे ये आया, जब ये गल्फ वार हुआ तो जो तेल के कुएं थे जो गल्फ कंट्रीज के अंदर, उसमें सऊदी अरेबिया भी था, लेबनान भी था और उसके साथ इराक भी था, अफगानिस्तान भी था। तो वहां से जो तेल क्रूड ऑयल जो अपनी कंट्री में आ रहा था, जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा तो वहां पे तेल के जो कुएं थे उनको डिस्ट्रॉय भी कर दिया। अब डिस्ट्रॉय अगर हो जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज अगर खत्म होंगे तो जो अवेलेबल है वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। उससे अब वो महंगा तेल अपने इंडिया में आने लगा। अब क्रूड ऑयल तो भाई बहुत ही नेसेसिटी की चीज हो गया, मंगवाना तो पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, अब उसके दो नेगेटिव इंपैक्ट है। पहला, जो ऑयल के प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, बढ़ गए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और भी बढ़ गया। और दूसरा, हमारे जो लोग गल्फ कंट्री में गए हुए थे, हमारे जो लोग गल्फ कंट्रीज के अंदर गए हुए थे और वहां पे जाके काम करते थे और वहां से पैसा कमा के वहां से कमाई को इंडिया में भेजते थे, वो कमाई भी बंद हो गई, क्योंकि हमारे लोग वहां से भाई जान का खतरा हो गया ना, वहां तो युद्ध छिड़ गया, तो हमारे लोग वहां से भाग भाग के जो है वो कहां आ गए, इंडिया वापस आ गए। अब इससे जो है वो दो नुकसान हुए। क्या, गल्फ वॉर की वजह से पहला नुकसान तो ये हुआ, जो ऑयल प्राइसेस हैं वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। और जो हमारी रेमिटेंसीज आती थी, जो प्राइवेट रेमिटेंसीज अपने को गल्फ कंट्री से आ रही थी, हमारे जो लोग जो खाड़ी देशों में रहते थे वहां से जो कमाई करके इंडिया को भेजते थे, वो कमाई भी क्या हो गई, बंद हो गई। खर्चा बढ़ गया, कमाई पहले क्या था, खर्चा कम था और कमाई ज्यादा थी। अब क्या हो गया, खर्चा तो बढ़ गया और भी ज्यादा, और कमाई क्या हो गई, जीरो हो गई। तो उसकी वजह से नुकसान और भी बढ़ गया। तो एक तो पहले ही हमने सुधार करने के लिए मशीनें मंगाई थी, वो काम नहीं आ रही है, ऊपर से ये गल्फ वॉर हो गया, इसने हमारा जो है बिल्कुल एकदम इंडिया को जो है वो क्राइसिस के अंदर जो है वो डाल दिया। तो गल्फ क्राइसिस के दो आपके बेसिकली जो है नेगेटिव इंपैक्ट है, ध्यान रखना। ऑयल प्राइसेस बढ़ गए और दूसरा, प्राइवेट रेमिटेंस जो थी फ्रॉम द इंडियन वर्किंग द गल्फ रीजन फेल डाउन फास्ट। अब इससे हुआ क्या, अब ध्यान देना, अब इस चीज को सुधार करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को लगा भाई अब तो कोई अपने पास चारा नहीं है, तो गवर्नमेंट ने जो है वो क्या करे, अब सुधार करने की सोची। अब देखो, अब जब बीओपी क्राइसिस बढ़ेगा, जब आपने लोन ले रखा है तो लोन के ऊपर आपको ब्याज तो पे करना पड़ेगा ना। अब कंट्री के अंदर इंडेप्टनेस बढ़ गई है और ब्याज आपको मालूम है, जो भी फॉरेन जो भी ट्रांजेक्शन है वो आपकी फॉरेन करेंसी में होगी। अब आपके पास फॉरेन करेंसी का इनफ्लो तो है नहीं, और फॉरेन करेंसी का अगर इनफ्लो कम है और आउटफ्लो क्या हो, ज्यादा हो, तो उस केस में आपका बीओपी जो है वो क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। और बीओपी डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप लोग भाग के जाते हो कहां पे, आईएमएफ पे।
कहां पे जाओगे? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसको बोलते हो कि भैया कुछ पैसे लोन के तौर पे दे दो ताकि हम अपने नेगेटिव बीओपी को सही कर सके। ओके, तो अब यहां पे जो है वो जरूरत महसूस हुई किसकी? सुधार की, कि भैया अब दोबारा क्या करना पड़ेगा? सुधार करना पड़ेगा। बट जब आप आईएमएफ के पास में गए और आपने उसको जाके बोला कि हमें जो है वो क्या करो, लोन दो, तो आईएमएफ बोला लोन तो दे दूंगा बट ये लोन मेरा है कंडीशनल। क्या है? कंडीशनल। मेरी कुछ कंडीशन है और वो कंडीशन है कि आपको अपनी कंट्री के अंदर कुछ रिफॉर्म करने पड़ेंगे तो ही लोन मिलेगा, नहीं तो लोन नहीं मिलेगा। अब वो बोलते हैं मरता क्या ना करता। इंडियन गवर्नमेंट बोली भाई तू कोई कंडीशन बनवा ले, एक बार पैसे दे दे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट का पैसा बचा हुआ है। इसका मतलब कि अगर 2 हफ्ते तक अगर हमारा पैसा अरेंज नहीं हुआ तो 2 हफ्ते के बाद देश के अंदर जो है भूखमरी फैल जाएगी, क्योंकि बहुत सारा फूड ग्रेन हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। तो आईएमएफ बोला ठीक है मैं आपको पैसा प्रोवाइड करवाता हूं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आप आईएमएफ के मेंबर हो, हम आपको पैसा देंगे, लेकिन हमारी कुछ कंडीशन, आपको कंडीशन माननी पड़ेगी। तो इंडियन गवर्नमेंट बोली ठीक है। तो आईएमएफ बोला आपको रिफॉर्म करने पड़ेंगे और वो करने पड़ेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट बोली ठीक है भाई कर लेंगे। अब वहां पे अब उसको लिंक करो, जो 1980 में आपने सुधार किया था वो सुधार था वॉलेंट्री नेचर का, लेकिन 1990 में जो आपने सुधार किया वो आपने अपनी इच्छा से किया या आईएमएफ के कहने पर आपको करना पड़ा? सर करना पड़ा, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑब्लिगेटरी रिफॉर्म। क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेटरी रिफॉर्म। ओके जी। अब ऑब्लिगेटरी रिफॉर्म क्यों बोला? व्हाई? क्योंकि अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आईएमएफ जो है वो कुछ स्कीम्स के अंडर जो है वो पैसा प्रोवाइड करता है कंट्रीज को, जो कंट्री एडवर्स बीओपी को फेस कर रही होती है। तो वो स्कीम में एक स्कीम है, उसका नाम है ईएफएफ, और ईएफएफ स्कीम जो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये प्रोग्राम है आईएमएफ का। इसमें कंट्री को क्या मिलता है? एक्सटर्नल करेंसी सपोर्ट मिलेगा। क्या करने के लिए? मिटिगेट करने के लिए, दूर करने के लिए अपने बीओपी के क्राइसिस को। लेकिन ये जो सपोर्ट है ये तभी मिलेगा, इसके लिए कुछ क्या है? ऑब्लिगेशन है, कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन पूरी करोगे तो ही मिलेगा। अब हर कंट्री के लिए कंडीशन अलग अलग है, और इंडिया के लिए बेसिकली आईएमएफ ने 4 कंडीशन बोली। आईएमएफ बोला ये 4 कंडीशन है, इसको पूरा कर दो, आपको लोन हम प्रोवाइड करवा देंगे। इंडियन गवर्नमेंट बोली कोई दिक्कत को नहीं, तो पीछे दे, पैसे दे दे, बस एक बार हमको बड़ी दिक्कत हो रही है यहां पे, समस्या भाई, एक बार पैसे दे दे, हम अपना काम कर लें। अब वो 4 कंडीशन क्या क्या थी? आइए, सबसे पहले तो आईएमएफ ने ये बोला कि आप अपनी करेंसी को जो है वो क्या करो? डीवैल्यू करो। मतलब आप अपनी करेंसी को जो है वो क्या कर लो? डीवैल्यू करो। जिससे पहले $1 जो है वो 21 रुपए के बराबर था, अब $1 27 रुपए के बराबर हो गया। तो हमने अपनी करेंसी को 22% से जो है वो क्या किया? डीवैल्यू किया। जब आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हो आपकी करेंसी सस्ती हो जाएगी। पहले देखो $1 के अंदर ओनली 21 रुपए आते थे, लेकिन अब $1 में 27 रुपए आने लगे। तो जिसके पास पहले $1 था, वो बाहर जो अमेरिका का कोई पर्सन जिसके पास $1 था, वो इंडिया से सिर्फ 21 रुपए का सामान ले सकता था। लेकिन अब वही पर्सन जिसके पास $1 है, वो अब इंडिया से 27 रुपए का सामान जो है वो ले सकता है। तो सबसे पहले तो आज पहली कंडीशन ये था कि आपको अपनी करेंसी को क्या करना पड़ेगा? डीवैल्यू। दूसरा, उसने बोला कि आपने इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा रखी है, उस इंपोर्ट ड्यूटी को क्या करना पड़ेगा? कट डाउन करना पड़ेगा। 130% का टैरिफ था। बाहर से अगर आप कोई भी सामान मंगा रहे हो तो जितना उसका वैल्यू, उसके ऊपर 130% आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। तो 130% की ड्यूटी को भी कट डाउन करके कितना कर दिया? 30%। तीसरा, एक्साइज ड्यूटी को जो है वो क्या किया गया? बढ़ाया गया। 20% से एक्साइज ड्यूटी को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। एंड ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू बी कट डाउन। और आईएमएफ ने बोला कि जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जो आप ये बिना बात के जो है लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हो, बिना बात के इतना इतना जो है वो आप पेंशन प्रोवाइड कर रहे हो, उसका को क्या करना पड़ेगा? कट डाउन करना पड़ेगा। तो ये 4 कंडीशन थी। आईएमएफ ने ये 4 कंडीशन बताया और बोला कि आपको ईएफएफ के अंडर हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप जाओ अपनी कंट्री में सुधार करो, लेकिन ये 4 कंडीशन आपको माननी पड़ेगी। क्या क्या कंडीशन थोड़ा लर्न कर लीजिएगा। इंडियन रुपीस को जो है वो डीवैल्यू के 22% से। दूसरा, इंपोर्ट ड्यूटी को जो है वो रिड्यूस किया 130% से 30% पे ले। तीसरा, एक्साइज ड्यूटी को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब देखो, अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी को क्या करोगे? कम करोगे, तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा। तो आईएमएफ बोला कि ठीक है, उधर आपका टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, एक काम करो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा लो, इससे आपका टैक्स रेवेन्यू क्या हो जाएगा? थोड़ा बहुत कंपनसेट हो जाएगा। फिर और जो भी आप खर्चे कर रहे हो बिना बात के, उनको आपको 20% से क्या करना पड़ेगा? कट डाउन करना पड़ेगा। 10% से कट डाउन करना पड़ेगा। तो ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू बी कट डाउन बाय 10% एनुअली। तो ये कुछ कंडीशन थी। इन कंडीशंस की वजह से हम बोलते हैं कि 1990 और 1991 में जो सुधार स्टार्ट हुआ था, वो सारे के सारे सुधार आपके ऑब्लिगेटरी रिफॉर्म्स है, वो आपने अपनी इच्छा से स्टार्ट नहीं किए। बात समझ में आया क्या जी? अब आगे आइएगा, द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म के जो प्रोग्राम है जो इंडिया ने लॉन्च किया, कंसिस्ट ऑफ 2 कैटेगरी। उसके अंदर 2 तरह के जो है वो मेजर्स उठाए गए थे। एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर और एक था आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। जो मैक्रो इकोनॉमिक, ध्यान देना, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर थे, इसके अंदर हमने अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को जो है वो क्या किया? चेंज किया। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर बेसिकली हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी फिस्कल पॉलिसी, हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इनको जो है वो क्या किया? चेंज किया। तो बोलता है यहां पे, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं,
बोलता है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम ऑफ इंडिया के अंदर 1991 के अंदर जो स्टार्ट हुआ, तो उसके अंदर जो है वो दो तरीके के, टू कैटेगरी के उसमें जो है वो कदम उठाए गए, मेजर्स मतलब कदम उठाए गए। और जो वो दो तरह के कदम उठाए गए उसमें पहला जो है वो तो क्या था, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर उठाया गया। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर के अंदर हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को जो है वो क्या किया, चेंज किया। हमने अपनी बजटरी पॉलिसी को चेंज किया, मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज किया एंड द एग्जिम पॉलिसी को भी चेंज किया। और दूसरा जो कदम उठाया गया वो तो क्या था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर उठाए गए, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो एलपीजी को लेके आए। एलपीजी बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 के अंदर जो रिफॉर्म हुआ, अब रिफॉर्म सुधार करने थे, सुधार दो तरीके से करे। एक तो जो एग्जिस्टिंग हमारी पॉलिसीज चल रही हैं उन पॉलिसीज को अब हमने क्या किया, चेंज किया, उनका जो फेस था उसको चेंज कर दिया। और दूसरा हमने अपनी कंट्री के अंदर सुधार करने के लिए एलपीजी को लेकर, डेट इज नोन एज द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब ये तीनों लेके, अल्टीमेट जो एम था ना इन इकोनॉमिक रिफॉर्म का वो था ग्लोबलाइज करना। पहले इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही जो है वो क्या थी, रिस्ट्रिक्टेड नेचर की थी। हम बाहर के लोगों को अपनी कंट्री में ज्यादा आने भी नहीं दे रहे थे और हमारे लोग भी बाहर ज्यादा जा नहीं रहे थे। एमएनसीज इंडिया में नहीं थी। लेकिन जब बाद में अपने को लगा कि यार ऐसा ये चीज सही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी ऐसी गुड्स है, कैपिटल गुड्स है जो हम यहां नहीं बना सकते, अपने को बाहर से मंगानी है। अब बाहर से मंगाने तो पेमेंट अपने को करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में। अब फॉरेन करेंसी अगर हमारी कमाई नहीं होगी तो फिर बात क्या बनेगी। तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, हम बाहर वाले लोगों को इनवाइट करते हैं कि तुम इंडिया में आओ और इंडिया में आके काम करो। अब बाहर के लोग, जब बाहर की बड़ी बड़ी कंपनी लाइक कोका कोला हो गया, एप्पल हो गया, अगर वो इंडिया में आके क्या करेंगे, काम करेंगे, तो वो अपनी करेंसी से, अपनी कंट्री से क्या लेंगे, कैपिटल लेके आएंगे। और जो कैपिटल आएंगे वो फॉरेन करेंसी होगा। अब फॉरेन करेंसी जब इंडिया के अंदर आएगा तो इंडियन करेंसी, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके फॉरेन करेंसी के रिजर्व बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे, बढ़, क्योंकि इंडिया में जब वो कंपनी आके खर्चा करेंगे इंडिया में तो वो रुपीस के अंदर खर्चा करेंगी, यस। और जबकि वो लेके क्या आएंगी, डॉलर्स लेके आएंगी, यस। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट दिमाग लगाए कि एक काम करते हैं, हम लोग ना बाहर वालों को इनवाइट करते हैं। अब बाहर वाले लोगों को इंडिया में लाने के लिए, मतलब अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ उद्योग जो है वो प्राइवेटाइज भी करने पड़ेंगे। जो उद्योग गवर्नमेंट के पास में जिनका रोल वो था, गवर्नमेंट के पास में जो रोल था, गवर्नमेंट को अपना रोल भी कम करना पड़ेगा। और दूसरा आपको लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा। बहुत सारे आपको ऐसे मेजर्स उठाने पड़ेंगे जो बिना बात के आप डीरेगुलेशन मेजर्स आपने मतलब जो रेगुलेशन आपने लगा रखे थे, अनवांटेड बैरियर्स जो थे, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो एलपीजी पॉलिसी को लेकर आए। अब एलपीजी में क्या, एल बोले तो लिबरलाइजेशन, हम लोगों ने जो है वो क्या किया, लिबरल किया, मतलब कुछ हमारे अनवांटेड बैरियर्स को हटाया। लिबरलाइजेशन ने क्या किया, इट शो द डायरेक्शन ऑफ रिफॉर्म, इसने शो किया डायरेक्शन कि सुधार किस दिशा में करना है। प्राइवेटाइजेशन जो है वो दिखाया रास्ता, ठीक है। एंड ग्लोबलाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द रिफॉर्म। तो हमारे 1991 के अंदर जो हम लोगों ने रिफॉर्म किया उसका अल्टीमेट जो एम था वो ये था कि अपने को, अपनी इंडियन इकोनॉमी को जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द रिफॉर्म। ओके, ये कहानी है सारी। तो एक बार के लिए देख लो जल्दी से कहानी क्या थी। देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसको क्या बोलते हैं, पॉलिसी शिफ्ट भी बोलते हैं, अल्टरनेट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बोलते हैं। ओके, तो जुलाई 23, 1991 को हम लोगों ने जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के प्रोसेस को जो है वो क्या किया, स्टार्ट किया। बट ऐसा नहीं है कि रिफॉर्म 91 में शुरू किया, 80 के अंदर भी रिफॉर्म कर लिया था। लेकिन 80 के रिफॉर्म जो है वो कैसे थे, लिमिटेड डीरेगुलेशन किया और पार्शियल लिबरलाइजेशन किया। इसकी वजह से अपने को जो है वो क्या हो गया, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हमारे इंपोर्ट जो वो क्या हो गए थे, बढ़ गए थे, फॉरेन इंडेप्टनेस क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। उसके बाद फिर जो 1991 में जो रिफॉर्म हुआ उनका इंपैक्ट बहुत ही क्या था, डीपर था। अब पंगा क्या हुआ, तो पंगा ये था कि जो 7th 5 ईयर प्लान था, जो 85 से 90 वाला, इसके अंदर हम लोगों ने जो है मार्केट रेगुलेशन को थोड़ा सा क्या दिया, रिलैक्सेशन दिया और हैवी एक्सटर्नल बोरोविंग जो है वो करना अपने को क्या किया, स्टार्ट किया, जिससे हमारे, ताकि एक्सपोर्ट हमारे बढ़ पाए। लेकिन हुआ उसका उल्टा, हमारे एक्सपोर्ट तो बढ़े नहीं और ऊपर से हमारा जो फॉरेन इंडेप्टनेस है वो क्या हो गए, बढ़ गए, जिसकी वजह से बीओपी क्या हो गया, क्राइसिस हो गया। अब बीओपी वाज इमीडिएटली, और इस क्राइसिस के साथ में एक और पंगा हुआ कि खाड़ी युद्ध हो गया। खाड़ी युद्ध जब हुआ, गल्फ कंट्रीज में जब युद्ध हुआ, तो उसकी वजह से उसके दो नेगेटिव इंपैक्ट है। एक तो हमारे लोग जो वहां पे काम करते वो भाग के यहां आ गए, तो फॉरेन से जो इनकम आती वो बंद हो गई। और दूसरा जो क्रूड ऑयल है, जो ऑयल प्राइसेस है वो क्या हो गए, बढ़ गए। अब इसकी वजह से नुकसान और भी हो गया। अब सुधार करना था, सुधार के लिए भागे भागे गए कहां पे, IMF। उसको जाके बोला भैया लोन दे दे, वो बोला लोन दे दूंगा लेकिन कुछ कंडीशन है। तो इसका मतलब 91 में जो सुधार किया गया वो कैसा था, ऑब्लिगेटरी था। अब कंडीशन क्या क्या थी, तो उसने बता दिया। पहले वो बोला कि आपको जो लोन मिलेगा वो मिलेगा अंडर द EFF प्रोग्राम, और EFF प्रोग्राम में अगर आपको कोई भी लोन चाहिए तो उसके लिए IMF की कुछ कंडीशन है वो आपको माननी पड़ेंगी। कंडीशन टोटल मिला के कितनी थी, 4। पहली, आपको रुपये को डिवैल्यू करना पड़ेगा 22% से। दूसरा, जो इंपोर्ट टैरिफ है उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तीसरा, एक्साइज ड्यूटी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाएंगे बाय द 20%। एंड ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंस टू बी कट डाउन बाय
10%। अब ये सब हमने जो है वो करना क्या किया, स्टार्ट किया। फिर कंट्री में 91 के अंदर जो रिफॉर्म स्टार्ट हुआ वो दो कैटेगरी का था। पहला तो क्या था, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर था, जिसके अंदर हमने जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज को जो है वो अब क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब एग्जिम पॉलिसी और आपका मॉनेटरी पॉलिसी और आपका फिस्कल पॉलिसी, इसको क्या किया, चेंज किया। और दूसरा हमने स्ट्रक्चर रिफॉर्म किया, और हमने स्ट्रक्चर रिफॉर्म का मतलब अपनी अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर था उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हमने अपनी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जोड़ने का काम किया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन ग्लोबलाइजेशन करने के लिए जरूरी है कि आपको लिबरलाइजेशन भी करना पड़ेगा और प्राइवेटाइजेशन भी करना पड़ेगा। तो वहां पे एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया जिसको बोलते हैं क्या, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है ये है आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन जो है वो शो करेगा डायरेक्शन चेंज होने की, जो सुधार करना, जो रिफॉर्म करना है उसकी डायरेक्शन दिखाएगा। प्राइवेटाइजेशन आपको रास्ता दिखाएगा एंड ग्लोबलाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल है। ओके जी सर, ये है सारी कहानी। चलो अब आप अपने नोट्स में आ जाओ, पढ़ना शुरू करते हैं। देखो बोलता था प्रोसेस जो था इकोनॉमिक रिफॉर्म का वो स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ऑफ इंडिया इन 1991 फॉर टेकिंग द कंट्री आउट द इकोनॉमिक डिफिकल्टी। तो जो अपनी जो देश है वो इकोनॉमिक डिफिकल्टी से गुजर रहा था, तो अपनी कंट्री को इकोनॉमिक डिफिकल्टी से निकालने के लिए और डेवलपमेंट के फेज को स्पीड अप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो सुधार क्या किया, स्टार्ट किया। तो सेंटर जो था, मेन जो एम था इकोनॉमिक रिफॉर्म का वो था एलपीजी। दीज थ्री टर्म्स आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। तो सबसे पहले नंबर पे तो आ गया आपका लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरल कर देना, जो गवर्नमेंट ने अनवांटेड बैरियर्स लगा के उन बैरियर्स को क्या कर देना, हटा देना। तो बोलते हैं लिबरलाइजेशन मीन टू अनशैकल, मतलब जो बेड़ियों के अंदर आपने जो है अर्थव्यवस्था को बांध के रखा हुआ था उसको क्या करना, अनशैकल कर देना, बेड़ियों को हटा देना। अनशैकल द इकोनॉमी फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कोवेब टू मेक इट मोर कंपिटिटिव। फॉलोइंग आर द चीफ फीचर। अब इसमें लिबरलाइजेशन, अगर जब कंट्री ने लिबरलाइजेशन करना शुरू किया, गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन करना शुरू किया, तो उसमें क्या क्या किया, पहला टू डू अवे विद द नेसेसिटी ऑफ हैविंग लाइसेंस। गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिन पे लाइसेंसिंग थी, गवर्नमेंट ने सबको क्या कर दिया, हटा दिया। अब आपको अगर वो प्रोडक्ट में प्रोडक्शन करना स्टार्ट करना है या उस प्रोडक्ट में डील करना शुरू करना है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड, फ्रीडम इन डिटरमाइन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस एक्टिविटी। पहले क्या था कि अगर आपको प्रोडक्शन को क्या करना, इंक्रीज करना, तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने हटा दिया। गवर्नमेंट बोली तुम्हारा जितना मन करे, तुम्हारा 2 लाख यूनिट बनाने का मन करे तुम 2 लाख बनाओ, तुम्हारा 2000 यूनिट बनाने का मन करे 2000 बनाओ। रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शन फॉर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहले एक जगह से दूसरी जगह पे सामान जाता था, जैसे अपने हरियाणा के अंदर हमारे चुंगी ऑक्ट्रो जो है वो चलता था, अब ये भी क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। पहले क्या, एक मान लीजिए शहर से दूसरे शहर में अगर सामान जा रहा है तो चुंगी देनी पड़ती थी, अब उसको हटा दिया। फिर फ्रीडम टू फिक्स द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। पहले क्या था कि बहुत सारे ऐसे गुड्स थे जिसका रेट गवर्नमेंट डिसाइड करके देती थी, चाहे आपको नुकसान हो चाहे आपको प्रॉफिट हो, गवर्नमेंट बताती थी भाई इसी रेट पे बेचना है। लेकिन अब उसको भी क्या करते, हटा दिया। गवर्नमेंट बोली कि भाई डिमांड और सप्लाई के बेस पर डिसाइड करके और आप अपने हिसाब से जो है वो प्राइस फिक्स कर लो। रिडक्शन द रेट ऑफ टैक्स, टैक्स रेट को जो है वो कम किया। फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, जो अननेसेसरी कंट्रोल था उसको क्या कर दिया, हटा दिया। सिंपल कर दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। तो प्रोसेस को बहुत ही सिंपल किया ताकि बाहर के लोग जो है वो इजीली आपकी कंट्री के अंदर आके और काम कर सके। तो सबसे पहले जो है वो गवर्नमेंट ने क्या किया, लिबरल किया। लिबरल का मतलब क्या होता है, एक लिबरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर गवर्नमेंट अनवांटेड बैरियर्स को जो है या अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस जो बिना बात के हमने लगा रखी थी उठाने का काम किया जाता है। इसके बाद फिर है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब जो है वो क्या होता है, ध्यान देना, 2 टर्म होती है। एक होती है, थोड़ा समझा देता हूं, 2 टर्म है, एक होता है नेशनलाइजेशन और एक होता है प्राइवेटाइजेशन। नेशनलाइजेशन का उल्टा होता है प्राइवेटाइजेशन। जब गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर बना दे उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। जैसे गवर्नमेंट ने बैंकों की केस में किया, 1969 के अंदर गवर्नमेंट ने 14 बैंकों को जो है, जो 14 प्राइवेट बैंक थे, गवर्नमेंट ने उनको जो है वो गवर्नमेंट के बैंक बना दिया। फिर 1980 के अंदर गवर्नमेंट ने फिर दोबारा से 6 बैंकों को जो है जो प्राइवेट सेक्टर के थे उनको गवर्नमेंट का बैंक बना दिया। ये होता है नेशनलाइजेशन। तो नेशनलाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टीज को जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेशनलाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन उसका उल्टा होता है, जब गवर्नमेंट जो है वो अपने रोल को कम कर दे। कुछ उद्योग ऐसे जिसमें गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट ने अपना उद्योग जो है वो क्या कर दिया, सेल कर दिया, किसको, प्राइवेट वालों को। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइवेटाइजेशन। अब गवर्नमेंट का रोल प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो है वो क्या होता है, कम। नेशनलाइजेशन में गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट का रोल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन क्या पढ़ते हैं उसके बारे में बोलते हैं इन ब्रीफ, प्राइवेटाइजेशन मींस सच एन इकोनॉमिक प्रोसेस थ्रू व्हिच सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज बोथ ईदर पार्शियली और कंप्लीटली अंडर द प्राइवेट ओनरशिप। तो प्राइवेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो क्या होता है,
कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स हैं उनको जो है वो क्या कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। ब्रॉडली स्पीकिंग, एस्टेब्लिशिंग ए न्यू एंटरप्राइज इन प्राइवेट सेक्टर इंस्टेड ऑफ पब्लिक सेक्टर इज आल्सो privatization. Not only this, depriving private sector of the job of production which was depriving public sector of the job of production which was earlier reserved for it, or transferring its production without depriving it to the private sector also amount to the प्राइवेटाइजेशन। इसका चीफ फीचर क्या, सबसे पहला रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो उससे पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा, फिस्कल बर्डन जो है गवर्नमेंट का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट को खर्चा ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरा, साइज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट का जो रोल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, मैनेजमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकारी काम के अंदर जो है वो धांधली बहुत ज्यादा है। तो अब जब वो खत्म हो जाएगा, प्राइवेट लोग आ जाएंगे, तो फिर धांधली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट ट्रेजरी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट को जो बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जो गवर्नमेंट चलाती है और वो लॉस में चला रही थी, अब गवर्नमेंट जब उसको प्राइवेटाइज कर दिया तो अब गवर्नमेंट को नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा, है या नहीं है। तो जिससे गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी है, गवर्नमेंट के जो लोकर्स है, गवर्नमेंट का जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड इंक्रीजिंग कंपटीशन बाय ओपनिंग इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। और पहले जो ओनली गवर्नमेंट काम कर रही थी वही सामान जो बनाएगी वही पब्लिक को लेना पड़ता था, लेकिन अब जो है जब प्राइवेटाइज कर दिया तो बहुत सारे प्राइवेट लोग मिलकर के जो है वो काम करेंगे, मतलब अलग अलग जो है, आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं। अब मार्केट में लोगों को फायदा होगा, क्यों? जब कंपटीशन होगा फर्म्स का तो वो रेट को क्या करेंगे, कम करेंगे और अच्छा सामान प्रोवाइड करेंगे, जिससे पब्लिक को क्या होगा, फायदा होगा। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो क्या है, प्राइवेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, अपने रोल को कम करती है और प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होता है, बढ़ जाता है। और थर्ड जो है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना, जोड़ना अपनी अर्थव्यवस्था को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में हम क्या करते हैं, फ्री फ्लो, चीफ फीचर क्या है ग्लोबलाइजेशन के, पहला फ्री फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विस का इन ऑल द कंट्री। किसी भी कंट्री से आप इंपोर्ट कर लो, किसी भी कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर दो, वो कैसा होगा, फ्री फ्लो होगा, आप उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे। फ्री फ्लो होगा कैपिटल का, बाहर से चाहे पैसा इंडिया एफडीआई इंडिया में या इंडिया से एफडीआई बाहर जाए वो फ्री फ्लो, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। फ्री फ्लो होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आप कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाहर भेज भी सकते हो और बाहर से ले भी सकते हो। फ्री मूवमेंट होगा पीपल का, बाहर के कोई भी जो मैन पावर है वो आपकी कंट्री में आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। एंड द सेम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्विंग टेक्निक इन ऑल द कंट्री, और हर कंट्री के अंदर जो है अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजोल्व करने की सेम टेक्निक आपको देखने को मिले, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में क्या करना, जोड़ना, इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको, ग्लोबलाइजेशन। ओके जी। अब ऑब्जेक्टिव क्या थे इकोनॉमिक रिफॉर्म के, भाई अब हमने जो आर्थिक सुधार किया, देश के अंदर जो है सुधार हमने किया, उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे। पहला, अपने को इंडस्ट्रियल सिस्टम को क्या करना था, मॉडर्नाइज करना था। मॉडर्नाइज करने के लिए हम लोगों ने सुधार करना शुरू किया। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बाहर से बुलाना था, ये। तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बाहर से बुलाना था। आगे, एलिमिनेट करना था अनप्रोडक्टिव कंट्रोल, जो बिना बात के कंट्रोल थे उनको क्या करना था, एलिमिनेट करता, बोल तो अपने को लिबरल करना था सिस्टम। आगे, कनेक्ट करना था इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड के साथ में, मतलब ग्लोबलाइजेशन के अंदर, इसलिए हमने जो है वो क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। कंट्रोलिंग फिस्कल डेफिसिट, अपने को जो फिस्कल डेफिसिट है, मतलब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और रेवेन्यू क्या कम हो, तो अपने को उसको क्या करना, कंट्रोल करना था। इंक्रीजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अपने को अपने रिजर्व क्या करते, बढ़ाने थे। एंड कंट्रोलिंग अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्री यूनिट टू इन द प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, और जो गवर्नमेंट के ऐसे उद्योग थे जो बेचारे लॉस में चल रहे थे उनको गवर्नमेंट को हटाना था। क्यों? गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट ये बोले कि भाई हम बिना बात के ऐसे उद्योग जो हमारे नुकसान में चल रहे हैं उनको हम क्यों चलाएं, बिना बात का हमारा जो रेवेन्यू है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। ये सब काम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म को क्या किया, स्टार्ट किया। आगे क्या क्या स्टेप उठाए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, तो ये आपके जो 6 तरह के स्टेप यहां पे बता रहे हैं। सबसे पहला, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जो है लागू किया गया। उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो भी आई थी, ठीक है, उसके अंदर गवर्नमेंट का रोल जो है वो क्या था, ज्यादा था। गवर्नमेंट मेजॉरिटी उद्योग अपने पास रखती थी, मतलब वो सारे पब्लिक सेक्टर के जो है वो पब्लिक सेक्टर के परव्यू में रहते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उनको क्या कर दिया, डी कंट्रोल कर दिया। तो अब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या हो गया, बढ़ेगा, और गवर्नमेंट का रोल क्या हो गया, कम हो गया। अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कीपिंग इन व्यू द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री एंड इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द रोल ऑफ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर आर क्लियरली डिसाइड, दोनों के रोल को डिसाइड किया गया। अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, द इंडस्ट्री हैव बीन फ्री टू ए लार्ज एक्सटेंट फ्रॉम द लाइसेंस एंड अदर कंट्रोल, एक तो लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म कर दिया। इन ऑर्डर टू एनकरेज द मॉडर्नाइजेशन, स्ट्रेस हैज बीन
लेड अपॉन द यूज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और ये बोला गया कि अपने को मॉडर्नाइजेशन लेके आना है, तो उससे जो है वो आप लेटेस्ट टेक्निक को क्या करें, यूज करें। एक ग्रेट रिडक्शन हैज बीन इफेक्टेड इन द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। प्राइवेट सेक्टर, अगर पब्लिक सेक्टर का रोल अगर कम होगा, बोलते गवर्नमेंट सेक्टर का रोल अगर कम होगा तो प्राइवेट सेक्टर का क्या होगा, बढ़ जाएगा। एफर्ट हैव बीन मेड टू एनकरेज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोशिश किया गया कि किसी भी तरीके से बाहर से फॉरेन कैपिटल जो है वो इंडिया के अंदर आए। दूसरा रिफॉर्म क्या किया गया, न्यू ट्रेड पॉलिसी, नई ट्रेड पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई, जिसके अंदर जो है जो पहले हम लोगों ने रेगुलेशंस लगा रखी थी उनको क्या कर दिया, डीरेगुलेट कर दिया। तो बोलते हैं ट्रेड पॉलिसी मींस द पॉलिसी थ्रू विद द फॉरेन ट्रेड इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ट्रेड पॉलिसी हैज अंडरगोन ट्रिमेंडस चेंजेस, स्पेशली द फॉरेन ट्रेड हैज बीन फ्री फ्रॉम द अननेसेसरी कंट्रोल। जो फॉरेन ट्रेड है उसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया अननेसेसरी कंट्रोल से। द एज ओल्ड रिस्ट्रिक्शन हैव बीन एलिमिनेटेड एट वन गो, और बहुत सालों की जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी उन सबको क्या कर दिया, हटा दिया। फिर फिस्कल रिफॉर्म भी किया गया। फिस्कल रिफॉर्म, पहले फिस्कल डेफिसिट चल रहा था, गवर्नमेंट का जो है वो एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था और रेवेन्यू क्या था, कम था, तो गवर्नमेंट को लगा कि यार ये फिस्कल डेफिसिट को अपने को सही करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने फिस्कल रिफॉर्म्स किया। अब गवर्नमेंट अपने जो टैक्स रेट है थोड़ा थोड़ा उनको क्या किया, बढ़ाना शुरू किया। गवर्नमेंट ने अपनी कमाई थोड़ी सी बढ़ाई और खर्चों को थोड़ा क्या किया, कम किया। द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कनेक्टेड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नोन एज द फिस्कल पॉलिसी। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम जो सामने आ रही थी इंडियन गवर्नमेंट के वो था एक्सेसिव फिस्कल डेफिसिट। तो 18-19 के अंदर फिस्कल डेफिसिट जो है वो कितने, सिर्फ 3.3% ऑफ द जीडीपी, और जो पहले कोई 8-9% हुआ करता था। ठीक है, तो फिस्कल रिफॉर्म भी किया। आप फिस्कल डेफिसिट के पहले समझ लो, फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि जब कंट्री जो है वो खर्चा क्या करती है, ज्यादा करती है, किससे, इनकम से, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। जीडीपी क्या होता है ये समझ लेना, जीडीपी जो है वो होता है एक देश के अंदर जो है, एक देश के नेशनल बाउंड्रीज के अंदर उत्पादित जितनी भी गुड्स और सर्विसेज होती है उन सबका जो मूल्य होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जीडीपी। तो जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग ए ईयर इन ए कंट्री। तो अपने यहां पे जनरली द फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट होता है इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी परसेंटेज में। तो हमने जो है वो क्या किया, फिस्कल डेफिसिट को भी अब क्या किया, कंट्रोल किया। फिर मॉनेटरी रिफॉर्म भी किए गए। बोले तो जो फिस्कल आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर भी क्या किया गया, सुधार किया गया। पहले इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन अब ये बोल दिया कि भाई नहीं, इंटरेस्ट रेट अगर सेट करना है तो डिमांड सप्लाई के बेस पर करेंगे। तो बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो इज ए सॉर्ट ऑफ कंट्रोल पॉलिसी विच थ्रू विच सेंट्रल बैंक, जिसके जरिए सेंट्रल बैंक बोलते अपना जो आरबीआई है कंट्रोल करता था सप्लाई ऑफ द मनी विद व्यू टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी। रिफॉर्म इन दिस पॉलिसी आर कॉल्ड मॉनेटरी रिफॉर्म। तो आरबीआई ने अपनी पॉलिसी के अंदर भी क्या किया, चेंज किया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मॉनेटरी रिफॉर्म। कैपिटल मार्केट के भी अंदर भी रिफॉर्म किया गया। कैपिटल मार्केट क्या है, जहां पे सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स डिबेंचर्स का सेल परचेज किया था उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल मार्केट। द मार्केट इन विच सिक्योरिटी आर सोल्ड एंड बोर्ड इज नोन एज द कैपिटल मार्केट। रिफॉर्म्स कनेक्टेड विद इट आर नोन एज द कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। और कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए जो सुधार किए गए उनको बोलते हैं कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। दिस मार्केट इज ए पिवट इन द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। ये सबसे मेन रोल अदा करती है एक कंट्री के अंदर। द गवर्नमेंट हैज टेकन द फॉलोइंग स्टेप, और गवर्नमेंट जो इसके सुधार के लिए ये स्टेप उठाया। सबसे पहला गवर्नमेंट ने रेगुलेशन के तौर पे सेबी को अपॉइंट कर दिया। तो 1988 के अंदर एक बॉडी बनाई थी, उसका नाम था सेबी, लेकिन इसको पावर दिया। और फिर 1992 के अंदर जो है सेबी एक्ट पास किया और सेबी को पावर दे दी कि आप कैपिटल मार्केट को जो है वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कैपिटल मार्केट सेबी को एस्टेब्लिश किया गया 1988 में, लेकिन उसको जो एक्ट सेबी का जो एक्ट है वो कब पास हुआ, 1992 में। दूसरा जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, भाई पहले गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि अगर आप डिवेंचर इशू करोगे तो आपको इतने मान लो 9% के रेट से आपको जो है वो ब्याज देना ही देना पड़ेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको भी क्या कर दिया, हटा दिया। गवर्नमेंट बोल रही है डिमांड सप्लाई के बेस पर आप देखो, जितनी डिमांड है उतना ही आप जो है वो क्या करना, ब्याज, मतलब अब हर कंपनी डिसाइड करेगी कि वो कितना ब्याज देना चाहती है। तो बोलते हैं द रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज बीन लिफ्टेड, नाउ इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। एंड प्राइवेट सेक्टर हैव बीन परमिटेड टू एस्टैब्लिश द म्यूचुअल। अब प्राइवेट सेक्टर को भी बोलते हैं कि आप भी म्यूचुअल फंड ओपन कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस जो है 1996 के अंदर पास किया गया, जिसे प्राइवेट सेक्टर वालों को बोलते हैं कि आप भी आइए और आप भी म्यूचुअल फंड जो है वो शुरू कर सकते हो। इसके बाद डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। पहले प्राइस कंट्रोल बहुत ज्यादा था, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती थी बहुत सारे जो गुड्स थे, बहुत सारी गुड्स, उनका जो प्राइस था वो कौन डिसाइड करती थी, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। लेकिन अब उसको जो है वो क्या कर दिया, डिसमेंटल कर दिया। डिसमेंटल प्राइस कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अब ये जो प्राइस है वो उसका प्राइस डिसाइड जो गवर्नमेंट ना करके वो कौन करेगा, वो करेंगे आपकी मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस के अंदर आएगा आपका क्या, डिमांड एंड सप्लाई। तो बोलते हैं द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप टू रिमूव द प्राइस कंट्रोल इन केस ऑफ मेनी प्रोडक्ट। The effort to remove price control were mostly in respect of fertilizer, steel, iron and the petrol product। तो इनको जो है वो क्या कर दिया, फ्री कर दिया। और गवर्नमेंट बोली कि अब इनके रेट जो है डिमांड सप्लाई के ऊपर जो है वो क्या होंगे, बेस्ड होंगे। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट ऑफ दीस प्रोडक्ट हैव बीन रिमूव। और इंपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस था वो भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये सब सुधार जो है वो गवर्नमेंट ने किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया।
अब इंपैक्ट क्या हुआ ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का जो है वो क्या इंपैक्ट पड़ा बिजनेस के ऊपर या इंडस्ट्री के ऊपर। सबसे पहला कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ जाएगा। अब देखो जब आप डीरेगुलेशन करोगे, प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है बढ़ेगा, तो उससे बहुत सारे लोग जो है काम करना शुरू करेंगे, जिससे कंपटीशन क्या होगा, बढ़ेगा। और कंपटीशन अगर बढ़ता है तो अल्टीमेट कस्टमर को फायदा होता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन का हर कोई ये चाहेगा कि मेरा सामान बिके, और मेरा सामान बिके तो वो सामान अच्छा बनाएगा और औरों से सस्ता भी बनाएगा। तो अल्टीमेट बेनिफिट जो किसको होगा, अपने लोगों को होगा। तो बोलते हैं टुडे बिजनेस इज फेसिंग ऑल अराउंड कंपटीशन। द कंपटीशन फॉर द इंडियन कंपनी हैज इंक्रीज स्पेशली इन सर्विस इंडस्ट्री लाइक टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। कंपटीशन हैज क्रॉस्ड द नेशनल बाउंड्री एंड एज्यूम ए ग्लोबल शेप। फॉलोइंग इज द चीफ कॉम्पिटिटर। तो ये जो कंप्यूटर थे वो कौन, न्यू एंड ओल्ड इंडियन कंपनी, ये भी कंप्यूटर के तौर पे आपकी निकल के आई। जो पहले पुरानी कंपनी काम करती, अब नई नई कंपनीज, इंडियन कंपनी भी नई नई आ गई। दूसरा, बाहर की कंपनीज भी इंडिया के अंदर आके काम करना शुरू किया और बाहर से इंपोर्ट भी होना शुरू किया। तो इसकी वजह से जो है वो कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ गया। इंक्रीजिंग कंपटीशन हैज एडवर्सली अफेक्ट मैनी कंपनी। और उसका कुछ कंपनी में बैड इंपैक्ट भी पड़ा, क्योंकि जो कंपनी अच्छा सामान नहीं बना पाई वो मार्केट से आउट हो गई। आगे, मोर डिमांडिंग कस्टमर। और अब क्या हुआ, उसका एक इंपैक्ट ये हुआ कि कस्टमर डिमांड ज्यादा करना, क्योंकि कस्टमर को नॉलेज मिलनी शुरू होगी ना, कस्टमर को इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो गया, भाई कौन सा सामान कहां पे कितना सस्ता है। तो अब कस्टमर जो है वो डिमांड भी बढ़ाने लगा। एज ए रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म द कस्टमर हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से कस्टमर को नॉलेज हुआ कि क्या क्या गुड्स, कौन कौन से ऐसे गुड्स है जो मार्केट में अवेलेबल है। अर्लियर दे यूज्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विस विदाउट मच इंक्वायरी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, बट दीज डेज बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द एनफ इंफॉर्मेशन द एरिया ऑफ कस्टमर डिमांड हैज इंक्रीज कंसिडरेबली। नाउ दे हैव स्टार्टेड बाइंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड गुड्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कस्टमर की जो डिमांड है वो भी क्या हो गई है, बढ़ गया, क्योंकि कस्टमर की नॉलेज जो है वो क्या हो गई, एनहांस हो गई है। फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो लगातार क्या हुआ, रैपिडली चेंज हुआ। बाहर के लोग जब यहां पे आके काम करना स्टार्ट करेंगे तो अपनी नई टेक्निक्स को लेके आएंगे, तो उससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ। रैपिड चेंजेस आर टेक प्लेस इन द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू द अदर फैक्टर इन रिस्पेक्ट टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। द रीजन इज इंक्रीजिंग कंपटीशन। और ये रीजन क्या था, कंपटीशन का बढ़ना। कंपटीशन में विजय प्राप्त करने के लिए हर कोई जो नई नई टेक्निक को जो वो खोजने लगा, जिससे कंट्री के अंदर इनोवेशन बढ़ने लगा। दीज डेज ओनली दैट पर्टिकुलर कंपनी कैन रिमेन स्टेडफास्ट इन द मार्केट विच मार्केट प्रोडक्ट ऑफ द बेटर कन्वीनियंस। वही कंपनी जो है मार्केट में टिक पाएगी जो बढ़िया सामान मार्केट के अंदर कन्वीनियंस प्रोवाइड करवा पाएगी। दिस इज पॉसिबल ओनली बाय यूजिंग द लेटेस्ट technology. Latest technology make modern machinery and production process available. Big firms are grappling with the environment, but the smaller firm it's the alarm bell. तो जो बड़ी बड़ी फर्म थी उन्होंने मार्केट के ऊपर कब्जा कर लिया, छोटी फर्म्स जो है वो मार्केट से जनरली आउट होना स्टार्ट हो गई है। आगे, नेसेसिटी फॉर द चेंज। अब पहले क्या था, बिफोर 1981 गवर्नमेंट एक बार जो पॉलिसी बना दिया, गवर्नमेंट उसी पॉलिसी के बेस पर ही चल रही थी, और उसी पॉलिसी के बेस पर चलोगे तो आप भी वैसे ही काम करते रहोगे। लेकिन 91 के बाद में जो है वो क्या हो गया, अब चेंज आना शुरू हो गया। तो जिसकी वजह से अब बाहर के लोग जब आपकी कंट्री में आएंगे तो नई नई टेक्निक के साथ आएंगे, तो आपको भी लगातार क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो बोलता है बिफोर द इंप्लीमेंटेशन द इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करने से पहले बिजनेस वर मोर स्टेबल, बिजनेस ज्यादा स्टेबल थे। पॉलिसीज वंस लेड डाउन, एक बार जो पॉलिसी बना दिया, यूज्ड टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक चलती थी। हाउएवर, हालांकि दीज डेज बिकॉज ऑफ द फ्री इकोनॉमिक एनवायरनमेंट द वेरियस फैक्टर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर अंडरगोइंग रैपिड चेंज। कॉन्सिक्वेंटली इसका जो है परिणाम क्या हुआ, बिजनेस हैव बिकम अनस्टेबल एंड द पॉलिसी हैव बीन चेंज क्विकली। इसके बाद नीड फॉर डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्स, अब जरूरत महसूस हुआ कि भाई ह्यूमन रिसोर्स को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़िया, क्योंकि आप नई नई मशीन लाओगे, उस नई नई मशीन को ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़िया होना चाहिए, तो उसके लिए नेसेसरी ट्रेनिंग भी आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इट इज ए बिग चैलेंज, ये एक बिग चैलेंज है टू अचीव द सक्सेस इन द बिजनेस दीस डेज। इट इज नॉट इजी टू द ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए ये इतना आसान नहीं है कि वो इस चैलेंज को फेस कर पाए। इट नीड ए थोरोली अकॉम्प्लिश ह्यूमन रिसोर्स इक्विप्ड विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको जो बढ़िया तरीके से अगर काम करवाना है तो उसके लिए आपके पास मैन पावर भी है जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देयर हैज बीन अ शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया, दैट इज द रीजन दैट देयर डिमांड इज नाउ रैपिडली इंक्रीजिंग। फिर मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन पहले क्या होता था, पहले देखो कोई भी जब आप काम करते हो, मार्केटिंग एक्टिविटी दो तरह की होती है, एक होता है आपका प्रोडक्शन ओरिएंटेड और एक होता है मार्केट ओरिएंटेड। प्रोडक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पहले आप सामान बनाते हो और फिर मार्केट में बेचने जाते हो। लेकिन मार्केट ओरिएंटेड में आप पहले मार्केट में जाते हो और पूछते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, और सामान कस्टमर के नीड के हिसाब से बनाते हैं। तो पहले प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता था, मतलब पहले प्रोड्यूसर कुछ भी बना देगा और मार्केट में जाके बेच देगा।
लेकिन अब कस्टमर को एज ए किंग माना गया और सामान कस्टमर के हिसाब से बनना स्टार्ट हुआ। तो बोलता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन ओरिएंटेड व्यू पॉइंट फर्स्ट द गुड्स आर मैन्युफैक्चर, पहले क्या होता, गुड्स को पहले मैन्युफैक्चर किया जाता था एंड देन, और उसके बाद में मार्केट इज विजिटेड फॉर मार्केटिंग द मैन्युफैक्चर, और फिर मार्केट को विजिट किया था और वहां पे सामान को बेचा जाता था। जबकि अगर मार्केट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट की बात करें तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल द मार्केट को पहले सर्वे किया जाता है एंड देन प्रोडक्शन किया जाता है। मार्केट को सर्वे करके देखा जाता है कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की वॉन्ट क्या है, फिर उसके बेस पर काम किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, पहले इट वाज थॉट दैट व्हाटएवर वाज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट द कस्टमर वुड एक्सेप्ट, पहले ये सोचा जाता था कि कोई भी सामान की क्वालिटी हो कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बट नाउ दिस थिंकिंग हैज चेंज एंड इट इज नाउ एक्सेप्टेड दैट द प्रोडक्शन शुड कैटर टू द डिमांड और टेस्ट ऑफ द कस्टमर। दीज डेज द लेटर थॉट इज इन वोग। तो आज की डेट में जो है यही चीज, कौन सा, जो आपका मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन है वो आपके जो है वो चलन के अंदर चल रहा है। आगे, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। अब इससे क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर है जब इकोनॉमिक रिफॉर्म करना स्टार्ट हुआ तो इंपोर्टेंस जो पब्लिक सेक्टर का वो क्या हो गया, कम हो गया। ये एविडेंट है इन द रिडक्शन ऑफ बजटरी सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर एंड, और गवर्नमेंट ने जो है वो जो गवर्नमेंट पहले पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करती है वो भी अब गवर्नमेंट ने उनको खींचना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट ने उनको प्राइवेटाइज कर दिया है। गवर्नमेंट बोली यार हम क्यों बेफालतू के अंदर लॉस मेकिंग यूनिट्स को चलाएंगे, हम इसको प्राइवेटाइज कर देते हैं। These days, the public sector enterprise clearly understood that in order to make their development possible and to remain alive for the long time, they shall have to create their own resource. अब जो गवर्नमेंट के भी उद्योग है ना, उनको भी पता है कि भाई गवर्नमेंट से ज्यादा अपने को सपोर्ट मिलने वाला नहीं है, तो अपने को खुद से जो है काम करना पड़ेगा। आगे कंक्लूजन जो क्या निकल के आया, इन कंक्लूजन इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म हैव इन्फ्लुएंस्ड द बिजनेस इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन ए पॉजिटिव वे। द चैलेंजेस इमर्जिंग आउट ऑफ दीज रिफॉर्म हैव बीन फेस्ड। द इंडियन मार्केट हैज बिकम कस्टमर, और इंडियन मार्केट अब कैसी हो गई है, कस्टमर ओरिएंटेड है, सामान कस्टमर के हिसाब से बनता है एंड कस्टमर फ्रेंडली टेक्निक आर बीइंग यूज्ड टू हैव बेटर रिलेशन विद द कस्टमर। ओके जी सर, तो ये था आपका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो स्टार्ट हुआ उसके क्या क्या इंपैक्ट हुए। अब एक छोटा टॉपिक हो रहा है उसको निपटा लेता हूं। प्राइवेटाइजेशन का क्या इंपैक्ट हुआ, जब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया सिस्टम को। प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो है वो क्या होता है, जब प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ेगा, गवर्नमेंट का रोल कम हो जाए तो उससे क्या होगा। तो एक बार नाम मैं करवाता हूं, आप इसका रीडिंग कर लीजिएगा। पहला, इंक्रीज इन द कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ जाएगा क्योंकि अब कई सारे प्राइवेट लोग आके काम करना शुरू करेंगे जिससे कंपटीशन बढ़ जाएगा। दूसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, कम। जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा तो फिर उससे क्या होगा, नेशनलाइजेशन कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का रोल खत्म, प्राइवेट लोगों का रोल ज्यादा, तो उससे क्या होगा, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये कि प्राइवेट वालों को जो है वो क्या है, पता है कि भाई देखो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है लोग केयरलेस तरीके से काम करते हैं। आप पब्लिक सेक्टर बैंक में जाओ, एक तो पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, और आप जाओ किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में, आपको दिन रात का फर्क दिखेगा वहां पे। तो अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर वाले को भी पता है अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे कस्टमर भाग जाएगा यहां से, ठीक है ना। और जो पब्लिक सेक्टर है उसको भी मालूम हो गया कि भाई अगर हम भी अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट सपोर्ट क्या ले लेगी, वापस ले लेगी। आगे, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो है पब्लिक सेक्टर की जो एफिशिएंसी वो क्या हुआ, इंक्रीज, क्योंकि उसको मालूम है नाउ ऑल द इंडस्ट्री नो दैट विदाउट इफेक्टिंग इंक्रीज इन देयर एफिशिएंसी दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकते और गवर्नमेंट फिर उनको क्या कर देगी, बंद कर देगी, उनकी नौकरी भी चली जाएगी। तो उससे जो है एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज। फिर इंक्रीज इन द रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, लोग आके व्यापार करना शुरू करेंगे तो देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी। फ्रीडम इन मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट जो है अब मैनेजमेंट में भी क्या हो गया, फ्रीडम हो गया। मतलब ये पहले गवर्नमेंट के लोग बीच में जो है वो अड़ंगा करते थे, गवर्नमेंट के लोग आते थे और वो आके बीच में ब्यूरोक्रेसी जो है वो आ जाती थी, रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा था, तो उसकी वजह से क्या काम ढंग से हो नहीं पाता था, भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा था, लोग अपने लोगों को जो है लगाने का काम करते। लेकिन अब प्राइवेट से जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि अब मैनेजमेंट के अंदर आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, गवर्नमेंट का रोल जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सब जो है वो आपके इंपैक्ट आएगा जब प्राइवेटाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या टू चेंज द बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो मैनेजर उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो सबसे पहला बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं वो सारे फैक्टर जिनका बिजनेस के ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और वो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट उसमें पढ़ लिया। अब अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसके ऊपर आप क्या करोगे, अब चेंज किस किस में, मान लो कस्टमर के टेस्ट में चेंज हो गया, मान लो कस्टमर के एटीट्यूड में चेंज हो गया, कस्टमर जो नेचर ऑफ कंपटीशन है वो अगर चेंज हो गया,
जनरल पब्लिक का एटीट्यूड अगर चेंज हो जाता है, अगर एक्सपेक्टेशन जो है लोगों की बिजनेस से वो चेंज हो गया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हो गई, लीगल रेगुलेशन चेंज हो गया, तो उसके बेस पर अगर ये सब चेंज अगर मार्केट में होता है तो आप क्या करोगे, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आइए उसको पढ़ते हैं। तो मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या होगा टू चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट? इट इज ऑब्वियस दैट, ध्यान देना, इट इज ऑब्वियस दैट देयर आर कंपल्सरी चेंजेस गोइंग इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। हमको मालूम है आज की डेट में बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। मेजर क्वेश्चन ये आता है कि मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या होगा टू दीज चेंजेस रिमेन टू बी टैकल। इन अदर वर्ड्स, वेदर द मैनेजर गिव देम एनी इंपोर्टेंस और नॉट, कि क्या मैनेजर इन चेंजेस को कोई इंपोर्टेंस देंगे या नहीं। In response to this question, it would be appropriate to say that if the manager want that their business should continue to exist for a long time and that it should continue developing, giving importance to these change is absolutely essential। तो बोलता है अगर मैनेजर ये चाहता है कि उसका बिजनेस जो लंबे समय तक चलता रहे तो उनको इस चेंजेस को जो है वो ध्यान देना पड़ेगा और इन चेंजेस के हिसाब से अपनी पॉलिसीज को भी चेंज करना पड़ेगा। इट इज ऑब्वियस दैट ऑल द मैनेजर वुड लाइक टू सी देयर बिजनेस टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम मानते हैं कि हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस लंबे समय तक चले। कॉन्सिक्वेंटली इसी कारणवश दे वुड गिव इंपोर्टेंस टू द चेंजेस, इसीलिए वो जो है वो चेंजेस को क्या करते हैं, इंपोर्टेंस देते हैं। नीचे एग्जांपल देखें निरमा कंपनी का, एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्या है ये। लेकिन मेन चीज जो थी वो क्या है, वो ये है कि क्या मैनेजर का रिस्पॉन्स जो है वो क्या रहेगा अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो हम बोलेंगे यस, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आपको भी उसके हिसाब से अपने आप को जो है वो चेंज कंपल्सरी है, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो बहुत जल्दी आपका बिजनेस जो है वो क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। ओके जी सर, लो जी, ये था अपना एक टॉपिक जो हमारे चैप्टर नंबर 9 में पेंडिंग था। तो 3 लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप इसको जल्दी से लगा लीजिएगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। ओके, और अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं एचपीएससी के लिए तो वो भी आप ले सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।